Who will tell me the answer that what is resource? Everything which satisfies our needs are called resource, but it should be technologically accessible, culturally acceptable and इकोनॉमिकली फिजिबल। इसके अलावा एक ट्रायंगल बना हुआ है बुक में, देखे हो। ह्यूमन बीइंग जो है वो नेचर से क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं? रिसोर्स, ठीक है। उसके अलावा किसका इस्तेमाल करते हैं? टेक्नोलॉजी का। और फिर क्या बना देते हैं? इंस्टीट्यूशन सेटअप कर देते हैं, यानी इंडस्ट्रीज, है ना। अब चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन कौन बताएगा? बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक कौन सा रिसोर्स होता है? ऑल लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोटिक। एग्जाम्पल, फ्लोरा फौना, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड बायोटिक, एंड ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक। याद रहेगा। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी कितने प्रकार के होते हैं? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज which can be renewed are called renewable, and non-renewable which take million of year to replenish or to renew, यानी वैसा रिसोर्स जो बहुत सारे ईयर्स लगाता है बनने में, जैसे कोल, पेट्रोलियम, उसको क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल। अब क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। ऑनरशिप, यस, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। मेरा घर, मेरी गाड़ी क्या कहलाएगा? इंडिविजुअल। मेरे सोसाइटी का पार्क, टाउन हॉल, कम्युनिटी। मेरे देश का कोयला, मेरे देश का सोना, नेशनल, ठीक है। और इंटरनेशनल स्पेस, ओशियन वाटर, जो किसी देश की बाउंड्री से बहुत दूर है ना। हाँ, पढ़ो। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। हाँ, चलो, पोटेंशियल किसको कहते हैं? पोटेंशियल रिसोर्स, resources which have potential to satisfy our needs but we are not using it। हम appropriate टेक्नोलॉजी यहां नहीं है। बस पोटेंशियल में ये याद रखना है कि वो रिसोर्स हमारे नीड को सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन हम उस रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल, गुजरात और राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी का बहुत पोटेंशियल है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अब आ जाओ किसका? स्टॉक। स्टॉक कौन सा रिसोर्स है? बोलो। रिसोर्स जो है वो हमारे नीड को पूरा कर सकता है, लेकिन हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी ही नहीं है उसको इस्तेमाल करने का। उसको क्या कहते हैं? स्टॉक। एग्जाम्पल, ओशियन वाटर। समुद्र में इतना पानी है, अगर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अलग कर दिया जाए तो हाइड्रोजन तो पावर का सोर्स है इतना बड़ा कि हमारा इंडिया कितना धनी हो जाए, है ना। लेकिन ऐसा कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं बना है आज तक जो कि पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या कर दे? अलग कर दे। तो वैसे रिसोर्स को क्या कहते हैं? स्टॉक। यानी रिसोर्स में पूरा क्षमता है हमारे नीड को पूरा करने का, लेकिन हम इंसान उस रिसोर्स का इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं। ठीक है। अगला है डेवलप्ड। वैसा रिसोर्स जिसकी क्वालिटी भी पता है, क्वांटिटी भी पता है, सब पता है हमको, और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है और हम उसका इस्तेमाल भी कर पा रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? डेवलप्ड। यानी आज के डेट में इंडिया में जितना कोयला है, अभ्रक है, जितना भी मैग्नीशियम वगैरह हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो हम यूज कर रहे हैं रिसोर्स, उसको कौन सा रिसोर्स कहते हैं? डेवलप्ड। अब लास्ट में क्या बचा है? रिजर्व। रिजर्व कौन सा रिसोर्स है? रिजर्व हम बार बार एग्जांपल दिए हैं, बाइक में पेट्रोल को हम कुछ रिजर्व पेट्रोल रखते हैं। क्यों? क्योंकि अचानक तेल खत्म हो जाए तो हमको पेट्रोल टंकी तक पहुंचा दे, है ना। तो वैसे ही कुछ रिसोर्सेज को हम रिजर्व रखते हैं। किसके लिए? फ्यूचर यूज के लिए। हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हम इस्तेमाल कर भी सकते हैं, लेकिन उसको बचा के रखते हैं। किसके लिए? फ्यूचर के लिए। वैसे रिसोर्स को क्या कहते हैं? रिजर्व। एग्जाम्पल, हाइडल एनर्जी, याद रहेगा। रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, वहीं से शुरू है ना। देखो हमको सब याद है, लेकिन हमको एग्जाम नहीं ना देना है तुम लोगों का। रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट है नेचर के, नेचर ने हमको फ्री में दिया है गिफ्ट, लेकिन हम इंसान ऐसे हैं कि कोई भी चीज हमको फ्री में मिलता है तो उसका हम कदर नहीं करना जानते हैं, यानी उसको एकदम इनडिस्क्रिमिनेट यूज करते हैं, उसका बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते हैं। और रिसोर्सेज स्पेस बाउंड है, यानी कि हर रिसोर्स हर एक देश में नहीं मिलता है। यही है।
हाँ, नोट्स पढ़ लेगा तुम लोग, जाएगा तो तुम लोग को छूटेगा जी। देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज, याद रखना, आ सकता है ये, बढ़िया है, लाइन अच्छा है, और एग्जाम में लिखोगे तो कितना अच्छा लगेगा। अगर रिसोर्स के बारे में कुछ आ गया, कंजर्वेशन में भी रिसोर्स का कोई भी क्वेश्चन में एकदम लिख देना, महात्मा गांधी हैज सेड ना, कोई क्वेश्चन में लिख देना, बड़ा अच्छा नंबर पक्का मिलेगा। यानी रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं, किसको सेटिस्फाई करने के लिए? कुछ लोगों के लालच को। जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, वो चाहते हैं कि सारा का सारा रॉ मटेरियल, सारा का सारा रिसोर्स उन्हीं के पास रहे, जनता में ना जाए, और इसके चलते सोसाइटी दो पार्ट में बट गया, हैव्स एंड हैव नॉट्स, यानी पुअर एंड रिच। एक वैसे लोग जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, और वैसे लोग जिनके पास रिसोर्सेज हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज आया था एग्जाम में? नहीं आया था? चैप्टर को ही हटा दिया? कल पक्का आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, परसों दिन। हाँ, तो सुन लो, याद करो अभी, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस, यानी विकास होना चाहिए। डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, यानी विकास होना चाहिए लेकिन विकास के नाम पे हम इन्वायरमेंट को डैमेज ना करें। एंड द डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, एकदम रट लेना। यानी आज हम ऐसा विकास ना करें कि सारा का सारा रिसोर्स हम ही खत्म कर दें और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचे ही नहीं। तो सस्टेनेबल का मतलब यही होता है कि हम भी इस्तेमाल कर ले और हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसका इस्तेमाल कर ले, इसी को क्या कहते हैं? सस्टेनेबल। यही लिख के आना सब लोग कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस बट विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, एंड डेवलपमेंट एट प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, इसी को क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसमें अगर ज्यादा आ गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, तो वो एजेंडा 21 भी इसमें कर देना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए दुनिया भर के 100 देशों ने कहा मिला 1992 में, किस जगह पे? रियो में, ब्राजील में। मकसद क्या था? कॉम्बैट, लड़ना। किससे लड़ना? सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसे पॉवर्टी, डिजीजेस और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल डैमेज, बस यही याद रखना है। इन्वायरमेंटल डैमेज और सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से लड़ने के लिए क्या हुआ था? एजेंडा 21। तो इन्वायरमेंटल डैमेज यानी जैसे ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, डैमेज पड़े हो ना, ग्लोबल वार्मिंग, इनसे लड़ने के लिए, पेड़ों की कटाई से लड़ने के लिए। और दूसरा पॉइंट क्या बताया तुम लोगों को? टू फाइट अगेंस्ट द सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन कौन सा है? पॉवर्टी और डिजीजेस, इनसे लड़ने के लिए दुनिया भर के देशों ने कहा मीटिंग किया था? रियो डे जेनेरियो। कहां पर है वो? ब्राजील में है। कब किया था? 1992 में। इट इज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट मेट इन रियो। 100 से ज्यादा देशों के जो हेड थे वो कहां मिले? रियो में। समिट कॉन्वेंट फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये दो लाइन रट लोगे ना तो एजेंडा 21 में कुछ भी लिख के आओगे सही होगा। दो ही प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, पहला प्रॉब्लम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और दूसरा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी लोगों का विकास हो, सामाजिक और आर्थिक। ये दो पॉइंट याद रखना है। एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी, यानी कुछ ऐसा हम लोग अचीव करें, हम लोग बात करें, ऐसा निष्कर्ष निकालें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम आगे बढ़ें, यानी रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम भी कर लें और हमारे आने वाली कई जनरेशंस तक वो बचा रहे, इसके लिए लोगों ने मीटिंग किया। एजेंडा 21 क्या है अगर आ गया तो? इट इज अ डिक्लेरेशन साइंड एट रियो इन 1992। सब लिखवाए हैं, पढ़ लो ना, सब पढ़ लो, इजी है। एक बार पढ़ोगे ना, पढ़ाया हुआ है, मेरा इतना तो विश्वास है कि एक बार पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। कब? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स है, इसमें गांधी जी वाला याद रखना। नहीं याद रखोगे हो जाएगा। ये फॉरेस्ट करंट फैलो याद है ना? बता दें, लैंड यूटिलाइजेशन। तो देखो हमारे देश में लैंड यूटिलाइज कैसे हुआ है? यूटिलाइज का मतलब क्या होता है? इस्तेमाल। हमारे देश में जितने भी जमीन है उसमें बहुत बड़े हिस्से पे क्या है? फॉरेस्ट। बड़े हिस्से का मतलब 23%, यानी हमारे देश में 23% क्या है? जंगल। अब जहां जंगल है उस जमीन का तो हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे ना खेती के लिए। कर पाएंगे क्या? जंगल भी जरूरी है। कितना परसेंट है इंडिया में? 23%। क्या है? जंगल। अब जंगल वाले जमीन को तो हम इस्तेमाल कर नहीं पाएंगे। दूसरा आता है
लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी कुछ जमीन हमारे देश में ऐसा है जहां हम चाह करके भी खेती नहीं कर सकते। पहला कौन सा है वो? बैरन लैंड, यानी अब राजस्थान में इतना डेजर्ट है, राजस्थान में जाके खेती करोगे क्या? पानी का व्यवस्था वहां मिल पाएगा? नहीं। तो वैसा जमीन जो बैरन है, बैरन मतलब क्या होता है? बंजर, वहां पर भी हम खेती नहीं कर सकते हैं, वो भी बिना किसी काम का जमीन है वो। वहां पर या तो रेलवे या बिल्डिंग ही बना सकते हैं, खेती तो नहीं कर सकते हैं। दूसरा कौन सा जमीन नहीं अवेलेबल है? तो वैसा जमीन जहां पर हम लैंड, जिस जमीन पे हम बिल्डिंग, रोड कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, उस जगह पर भी हम जमीन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जैसे इस जगह पे मान लो कि ये घर नहीं होगा आज से 30-35 साल पहले, तो क्या होता होगा? खेती होता होगा, है ना? लेकिन जब हम इस जगह पे बिल्डिंग बना लिए तो वहां पर खेती होता है क्या? पहले के लोग कहा करते थे कि यहां से शाहपुर जाने में जंगल पड़ता था, रास्ते में चैनपुर जाने में। अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर क्या बन गया है? बिल्डिंग। तो वैसा जमीन जहां रोड बन जाएगा, बिल्डिंग बन जाएगा, या बड़े बड़े इंडस्ट्री सेटअप हो जाएंगे, स्कूल कॉलेजेस बन जाएंगे, क्या उस जमीन में हम खेती कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी उन जगहों पर भी हम खेती नहीं कर सकते। अगला है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, यानी कुछ और भी हैं जहां पर हम खेती नहीं करते हैं। वो क्या क्या है? परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। इंडिया में बहुत सारे जगहों पे परमानेंट पास्चर है, यानी जानवरों का चारागाह छोड़ा हुआ है वो जमीन, जानवरों को चरने के लिए। उस जगह पे खेती कर पाओगे क्या? नहीं, क्योंकि वो जमीन किसके लिए डेडिकेटेड है? एनिमल्स के लिए। अगला है लैंड अंडर मिससेलेनियस ट्री क्रॉप्स। अब जैसे खड़े होकर देखोगे ना ऊपर से, तो अलग अलग जगह पे छोटा छोटा कहीं कहीं पेड़ है मिससेलेनियस, कहीं 4 पेड़, कहीं 5 पेड़। शहर में भी दिखता होगा पेड़, है ना? अब गांव में भी देखोगे कि अलग अलग जगह पे 4-4, 5-5 पेड़ है। क्या उस जगह पे खेती करोगे क्या? नहीं कर पाओगे। That land is also not available for the cultivation. Next one is cultivable wasteland, यानी वैसा जमीन जहां पर पिछले 5 साल से कोई खेती नहीं हुई है, उसको क्या कहेंगे? कल्चरेबल वेस्टलैंड। कौन सा होता है? फैलो लैंड। फैलो 2 ही प्रकार का होता है, एक करंट और एक अदर देन करंट। वैसा जमीन जहां पिछले 1 साल से खेती नहीं हुआ, उसको क्या कहेंगे? करंट। और वैसा जमीन जहां पिछले 5 साल तक खेती नहीं हुआ, उसको अदर देन करंट। और 5 साल से ऊपर कल्चरेबल वेस्टलैंड हो गया। नेट सोन एरिया क्या होता है? साल में कम से कम एक क्रॉप अगर किसी पीस ऑफ लैंड में खेती किया जा रहा है, उसको क्या कहेंगे? बताओ। नेट सोन एरिया। देखो देखो, सुन लो। नेट सोन एरिया क्या है? मान लो एक जमीन है, ये पीस ऑफ लैंड है, यहां पर साल में अगर एक भी फसल का खेती हो रहा है तो कौन सा एरिया में आ जाएगा? नेट सोन एरिया। और वैसा एरिया कुछ और भी एरिया है जहां पर साल में 3-3, 4-4 बार फसल होता है खेती। तो एक बार वाला और एक से अधिक बार वाला दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? ग्रॉस क्रॉप एरिया। खत्म। यही है ना कॉन्सेप्ट? हो गया। लैंड यूज पैटर्न, एफॉरेस्टेशन। अच्छा, सॉइल है, एलुवियल सॉइल कहां मिलता है इंडिया में? कहां से आता है ये? 3 रिवर सिस्टम, द गंगा, द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र। वो अपने साथ क्या लेकर के आती हैं? सेडिमेंट। और सेडिमेंट कहां डिपॉजिट होता है? प्लेन में। 2 प्रकार के होते हैं ये सॉइल, एक होता है न्यू एलुवियल को क्या कहते हैं? खादर, और ओल्ड एलुवियम को बांगर। न्यू एलुवियल ज्यादा फर्टाइल होता है, फाइन पार्टिकल होता है, और ओल्ड एलुमिनियम जो होता है वो कोर्स ग्रेन्ड यानी मोटा होता है ना, और थोड़ा लेस फर्टाइल होता है। और एलुवियल सॉइल का बेल्ट कौन कौन सा है? पूरा नॉर्दर्न प्लेन। उसके अलावा जितनी भी नदियां डेल्टा बनाती हैं, जितनी भी नदियां, चाहे वो गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, उस डेल्टा रीजन में, क्योंकि नदियां ले आई हैं अपने साथ और डेल्टा में क्या कर रही हैं? डिपोजिट कर रही हैं। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिलते हैं कौन सा सॉइल? एलुवियल। अब चलो चलते हैं ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इंडिया में, ब्लैक सॉइल बनता कैसे है? कौन सा चट्टान के टूटने फूटने से? बेसाल्ट। बेसाल्ट रॉक ब्लैक कलर का होता है, उसके टूटने फूटने से जो सॉइल बनता है उसको कौन सा सॉइल कहते हैं? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इंडिया में कहां मिलता है? डेक्कन ट्रैप के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन पे, यानी कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। बस यही ध्यान रखना, ठीक है ना? मार्क करना होगा। और ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम कौन सा सॉइल है? कॉटन सॉइल। ठीक है, वहां कॉटन की भी खेती होती है, बहुत अच्छी तरीके से होती है। ब्लैक सॉइल में कौन सा न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है? फॉस्फेरिक कंटेंट, याद रखना। क्रॉप्स कौन कौन सा होता है ब्लैक सॉइल में? तो कॉटन तो पहले लिखना, सुगर केन वगैरह होगा। रेड एंड येलो सॉइल, कलर बदलता है ये सॉइल। जब इसमें पानी डाल दोगे, सूखा रहेगा तो लाल दिखेगा, और पानी डाल दोगे तो पीला। याद रखना ये। इसमें इसका कलर लाल किसके चलते होता है? फेरस, आयरन के चलते। 1 मार्क्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, आ सकता है कि लाल मिट्टी का कलर लाल किसके चलते होता है? फेरस, फेरिक ऑक्साइड ना, Fe2O3, याद रखना। लोकेशन झारखंड, ये सब उड़ीसा, इन सब रीजन में मिलता है।
इग्नियस रॉक से बनता है। और लेटेराइट वैसा इलाका जहां पर बारिश बहुत अधिक होता है, वहां पर कौन सा सॉइल पाया जाता है? लेटेराइट। बारिश अधिक और टेम्परेचर भी अधिक। बारिश अधिक होगा तो लीचिंग प्रोसेस होगा, यानी जो सॉइल का ऊपरी परत है सब बह के कहां चला जाएगा? बाहर। तो लेटेराइट सॉइल कम फर्टाइल होता है, वहां पर कैशू नट, काजू वगैरह का खेती, बड़े बड़े पेड़ लगाए जाते हैं, और पैचेज में है इंडिया का। तो इंडिया में सबसे अधिक बारिश कहां होता है? वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट के जो लीवार्ड और विंडवार्ड साइड बताए थे ना, तो वेस्टर्न घाट के विंडवार्ड साइड में कौन सा सॉइल पाया जाएगा? लेटेराइट। मेघालय में खूब बारिश होता है, वहां कौन सा सॉइल पाया जाएगा? लेटेराइट। जहां बहुत अधिक पानी होगा, बारिश होगा, वहां मिट्टी से जो इसेंशियल पार्टिकल्स है, ह्यूमस है, वो सब क्या हो जाएगा? बह जाएगा। बचेगा क्या? बस सॉइल का वो वैसा परत जहां पर बढ़िया फर्टाइल नहीं है, वो उसको कौन सा सॉइल कहेंगे? लेटेराइट। अगला क्या है? एरिड सॉइल कहां मिलेगा? राजस्थान में। एरिड सॉइल वहां बनता है जहां पर टेम्परेचर हाई होता है और रेनफॉल कम, यानी बहुत यहां भी अगर पलामू में भी खूब गर्मी पड़ने लगे और बारिश ना हो तो यहां कैसा बन जाएगा सॉइल? एरिड, डेजर्ट बन जाएगा। ठीक है, तो एरिड के लिए कंडीशन है कि टेम्परेचर अधिक और रेनफॉल कम। और यहां पर भी खेती हो सकता है, लेकिन खूब ज्यादा खाद मैन्योर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पानी प्रॉपर इरिगेशन देना पड़ेगा, तब, ऐसे नहीं। लोकेशन लिखी दोगे, डेजर्ट। फॉरेस्ट सॉइल, ये जितना सॉइल बता रहे हैं सबको तुम लोग आज देख लेना, थोड़ा देर में मार्क करना सीख लेना। फॉरेस्ट सॉइल पूरा सब सॉइल वाइज। और अभी एग्रीकल्चर पढ़ोगे तो मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट और व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट, ये सब देख लेना। राइस किस रीजन में होता है और व्हीट किस रीजन में होता है, देख लेना एक बार मैप बुक में। जो जो मैप हम बोल रहे हैं वो देखते जाना। 2 मैप आज बोले हैं तुम लोगों को, कौन कौन सा? एक ये सॉइल वाला और एक मेजर क्रॉप्स वाला, जरूर देख लेना।